हेलो मेरे वीर सोल्जर्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लेकर निश्चिंत होंगे, और नहीं है तो ये वीडियो आपको और निश्चिंत कर देगी, क्योंकि इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। तो आपको ये जो सीरीज होने वाली है, अगर एग्जाम से पहले अगर आप इसको देख कर जाते हैं तो बहुत ही यूजफुल आपके लिए ये होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, और आ चूंकि आपने पढ़ा भी बहुत है तो उसका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बस आपको सुनना है जल्दी जल्दी से। इसका नाम भी मैंने रखा है 50 परीक्षा हिट मास्टर क्लास प्रश्न, जिसमें कल की परीक्षा के लिए 50 प्रश्नों का संपूर्ण 360 डिग्री विश्लेषण पोस्टमार्टम करेंगे। इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में हिट हो सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस समाज ने भक्ति की परंपरा का पालन किया जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है? तो इसका जो आंसर है वो प्रार्थना समाज है। इसके बारे में इसके ऑप्शंस में और भी जो ऑप्शन से गलत क्यों है इनके बारे में भी मैंने विवरण दिया है कंप्लीट, ताकि एक में अब 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे प्रार्थना समाज सही है क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? जो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब? 1867 में की गई थी। यह सामाजिक सुधारों में महाराष्ट्र के संतों की भक्ति परंपरा पर आधारित था। इसके अलावा अगर आर्य समाज की हम बात करें तो आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था। 1875 बॉम्बे में स्थापित किया गया था, और इनका एक प्रमुख नारा भी था, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ये बातें याद रखना आप। और ब्रह्मा समाज के बारे में आ जाए क्वेश्चन, तो उसमें ये याद रखना कि 1828 में कोलकाता में बनाया गया था। बनाने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1829 में, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वेद व्यास, सॉरी, जो वेद समाज जो है वो श्रीधरलू नायडू के द्वारा 1864 में मद्रास में स्थापित किया गया था। और इसे दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है। जो ब्रह्मा समाज था राजा राम मोहन राय का, तो ये नॉर्थ उत्तर भारत में था, जबकि साउथ के लिए इसको जो श्रीधरलू नायडू को के द्वारा स्थापित किया गया वेद समाज जो था, उसको दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज भी कहा जाता था। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हर क्वेश्चन में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है महादेव गोविंद रानाडे के इसमें शामिल होने के बाद प्रार्थना समाज की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। मतलब महादेव गोविंद जो रानाडे इसमें शामिल हुए थे तो इसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई थी, इसकी प्रार्थना समाज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उगादि के बारे में है। उगादि क्या है? यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में खासकर मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध हिंदू नववर्ष का त्योहार है। क्या है उगादि? क्योंकि उत्तर भारत में इसको जो नववर्ष का त्योहार है उसमें वैसाखी बोलते हैं, जैसे हरियाणा राजस्थान में इसको वैसाख बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है नववर्ष को। जैसे उगादि हमने पढ़ाई ही आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक में भी बोला जाता है। साथ ही जो भोगी है, भोगी किस किस क्षेत्र में बोला जाता है? मकर संक्रांति उत्सव का जो पहला दिन होता है, जिसमें पुरानी एवं अनुपयोगी वस्तुओं का अलाव पोंगल की आग में जलाया जाता है। इसके अलावा संक्रांति संक्रांति फसल कटाई का मुख्य दिन होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो याद है ना 14 जनवरी जो याद है मकर संक्रांति की, वो हो गई। कनुमा 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 क्या है? कनुमा संक्रांति के ठीक अगले दिन मनाया जाने वाला एक तीसरा दिन हो गया, जो विशेष रूप से मवेशियों एवं पशुओं की पूजा के लिए समर्पित है। कौन सा त्योहार? कनुमा त्योहार होगा। और उगादि के दिन ही उगादि पचड़ी नामक एक विशेष पेय बनाया जाता है। इसमें जीवन के 6 स्वाद खट्टा मीठा कड़वा जैसे मिश्रण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत अनटचेबिलिटी के पूर्ण उन्मूलन या किसी भी तरह से इसके आचरण को निषिद्ध करता है? तो इसके लिए है आर्टिकल 17। जबकि यहाँ पे 3 आर्टिकल और दिए हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी मतलब भेदभाव भेदभाव के लिए भेदभाव छुटकारा, ये याद रखना। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ पे निवास स्थान नहीं दिया हुआ है, तो मतलब निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। दूसरा आर्टिकल जो 16 है वो है सार्वजनिक रोजगार एवं सरकारी नौकरियों में अवसर के समान है। इसमें सीधे सीधे याद रखो तो आर्टिकल 16 हो जाएगा, नियोजन में अवसर की क्षमता। और 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसमें सेना के और शैक्षणिक सम्मानों को छोड़कर जो भी उपाधियां दी जाती है उन लोगों को उनका अंत किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जो बिना किसी अपवाद के पूर्ण एब्सोल्यूट प्रकृति का है। मतलब कि ये जो है अनटचेबिलिटी का, ये इसको पूरे राज्य के खिलाफ और साथ ही व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी करवाया जा सकता है।
अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद होगा आपको, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का में, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, आर्टिकल 32 को। प्रसिद्ध कोलार खाने जो सोने की खदानें होते हैं भारत के किस राज्य में अवस्थित है, जहां से देश का अधिकतम सोना निकाला जाता है? तो ये है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कर्नाटक में ये कोलार जो सोने की खाने हैं, बड़ी बड़ी खाने सोने की भारत की, वो अवस्थित है। वहीं इसका नाम भी है, देखो, कोलार गोल्ड फील्ड्स के नाम से हो गई, जो कि बहुत अत्यधिक गहराई है, कम उत्पादन लागत के कारण से बंद कर दिया गया है। वर्तमान में यह बंद पड़ी है, मतलब इसको बंद कर दिया गया है, इसमें उत्पादन कम हो रहा था। दूसरा, दो फैक्ट और याद करवाएं तो केरल की नीलमणि नदियों की रेत में प्लेसर गोल्ड, लेकिन वहाँ बड़ी खादानें नहीं है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में भी रामगिरी क्षेत्र में सोने की खनन किया जाता है। कर्नाटक की हट्टी गोल्ड माइंस की बात करें तो वर्तमान में भारत की प्राथमिक सोने की एकमात्र सक्रिय उत्पादक खाद्यान्न है। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान समय में मई 2026 की स्थिति के अनुसार भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बोलते हैं CDS के पद पर कौन आसीन है? तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस कौन है। तो इसमें इन चार ऑप्शंस में तो जैसे ये दो बिपिन रावत तो हो गए पहले वाले हो गए, और जनरल अनिल चौहान जो हैं वो अभी वर्तमान में हैं। तो अनिल चौहान भारत के दूसरे और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस और CDS हो गए। पहले बिपिन रावत मैंने बताया ही है, जो कि दिसंबर 2021 में इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो मनोज पांडे थे, ये भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये जो CDS का पद है, ये कब 2020 में इसका गठन किया गया था। मतलब तीनों जो सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर मीटिंग करनी हो, पहले अलग अलग मीटिंग बुलाई जाती थी कि नेवी के अलग हो गई, आर्मी की और एयरफोर्स के अलग। अब इन तीनों की तरफ से बातचीत करने के लिए एक CDS की नियुक्ति 2020 से की गई थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो याद रखना इसका, तो जो पहले और दूसरे जो अधिकारी थे वो कौन कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो जून 2020 में शुरू की गई PM स्वनिधि योजना किस प्रकार की योजना है और इसकी फंडिंग संरचना क्या है? इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। योजना वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना, मतलब ये PM स्वनिधि है ना, इसमें राज्यों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सारी 100% केंद्र सरकार के द्वारा पोषित की जाती है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें ऋण दिया जाता है किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को, जो जैसे गलियों में जो आपने ठेले वाले देखे होंगे, जो छोटे छोटे साइकिल मोटरसाइकिल पे जो बेच रहे होते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। दूसरे जो रेडी पटरियों पर भी सामान बेचते हैं, उनके लिए, उनको ऋण देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी ये। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र एवं राज्य के बीच फंडिंग साझा की जाती है। और केंद्र क्षेत्र में तो 100% केंद्र सरकार, लेकिन अगर ऐसे हो जाए स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाए, केंद्र प्रायोजित, तो उसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो भी वित्त पोषण किया जाए, मतलब जो पैसे दिए जाते हैं ऋण वगैरह के, वो बांट दिए जाते हैं 60-40 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सरकार द्वारा पुनर्गठन के बाद PM स्वनिधि योजना की ऋण अवधि क्या कर दी, मतलब इसमें अपडेट किया गया है। ये करंट का प्रश्न है, किसको बढ़ाकर, तो तिथि थी पहले 2026 से उसको 2030 कर दिया गया है। इसमें इतना ही याद रखना है इसमें। और इसके लिए एक चीज और याद रख सकते हो कि जो है स्कीम है किसके द्वारा शुरू की जाती है। तो ये स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी, आवास एवं शहरी मंत्रालय। और PM स्वनिधि पर एक क्वेश्चन और है, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम है इस बार के लिए, तो इस पर ये मैंने पढ़ा चुका, ये क्वेश्चन भी वही आ गया। देखो, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग जो है वही इसका क्या है, नोडल मिनिस्ट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1200 से 1600 रुपये, अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो 1600 रुपये तक का आपको कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड वेंडरों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता हाइजीन मानकों का प्रशिक्षण करने के लिए किस संस्थान का सहयोग किया जाता है? मतलब फसाई जो है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो इसमें मददगार शामिल हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिजिक्स में चले जाते हैं। किसी पिंड का या वस्तु का द्रव्यमान 8 kg, मतलब जो kg द्रव्य हो गया अंतर्विष्ट है, उस पिंड का द्रव्यमान मास कितना होगा? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो स्थान बदलने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो स्थान बदलने पर ही हमेशा मतलब वैसा के वैसा रहेगा, 8 kg का 8 kg, क्योंकि जो मास होता है ना, द्रव्यमान जो होता है ना, वो स्थान बदलने पर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर भार हो, उसी के अलावा भार हो, तो भार स्थान के साथ बदलता जाता है, तो ये स्थिर रहेगा ऐसे कैसे। आप द्रव्यमान को कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी रख दो, तो उसमें उसमें कोई चेंज आता नहीं है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु की पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान भार घट मतलब भार घटता है, देखो भार घटता है लेकिन द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान समान रहता है, द्रव्यमान समान रहता है, मास तो समान रहता है, मतलब उसका वजन कितना वो समान, लेकिन भार जो होता है वेट होता है उसमें वो कैसे आएगा, मास जो द्रव्यमान है उसका वजन कितना है, उसको विद्युत जो त्वरण है जी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमने पढ़ा था, तो उससे गुणा करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस तरल में डूबे हुए पिंड के ऊपर की ओर धकेलने वाला उत्प्लावन बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसी तरल में डूबे हुए पिंड का ऊपर की ओर लगने वाले जो उत्प्लावन बल होता है, तो उसके लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। याद रखना, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन आर्किमिडीज याद रखना। इसके अलावा पास्कल का नियम क्या होता है, यह बंद द्रव पर लगाए जाने वाले दाब के समान संचरण से संबंधित होता है। वो आपने पढ़ाई होगा, पिस्टन वाला कंसेप्ट, कि एक साइड दो उसमें पूरा तरल भरा होता है, अगर इस साइड से दबाओगे तो इस साइड ऊपर उठ जाएगा, और अगर इस साइड से दबाओगे इस साइड, और बीच से दबाओगे तो लगभग नो चाहे दोनों साइड से ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे चले जाएगी पिस्टन। तो ये हमने पढ़ा था पास्कल का नियम, वही पास्कल का नियम हो गया। बर्नौली प्रमेय की बात करें तो गतिशील द्रव्य की ऊर्जा संरक्षण से संबंधित हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के निरंतर वेग से एक घर्षण रहित चिकनी क्षैतिज सतह पर गतिमान है। इस पिंड को इस प्रकार से बनाए रखने के लिए आवश्यक बाह्य बल कितना होगा, मतलब इस प्रकार को इसी प्रकार बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्य कब होता है, अगर नहीं सॉरी, बल कब होता है, बल जब हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तब कार्य होता है। वर्क कब होता है, कार्य किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तब वो विस्थापित होगी आगे सरकेगी। जैसे कोई वस्तु है, अगर ये सीधी ऐसे कैसे रखना चाहते हो, आप बल लगाओगे, इस साइड से फोर्स लगाओगे तभी तो आगे जाएगी, तभी तो कार्य होगा। लेकिन हमें को वैसी की वैसी रखना है, जैसी है वैसी की वैसी, तो इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, तो 0 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। वही इसमें न्यूटन की प्रथम गति का नियम काम करता है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वहां कोई घर्षण बल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो एक लड़की 1 kg द्रव्यमान वाले स्कूल बैग को जमीन से उठाकर 1 मीटर की ऊंचाई की ओर अपनी पीठ पर रखती है, तो लड़की द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कुल कार्य कितना होगा। मतलब एक लड़की है जो बैग को उठाती है नीचे से और लगभग 1 मीटर ऊंचाई पर रखती है अपने पीठ पर, तो जो फर्क क्या पड़ने वाला है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो वो पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाए जाने के लिए किए गए कार्य मतलब स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य हो जाता है mgs, और 1 kg द्रव्यमान हो गया, ग्रेविटी हमने पढ़ी है लगभग 9.8 है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक उठाए कितना, हाइट कितनी थी, हाइट थी 1 मीटर, लगभग 1 मीटर लगभग, उसको कैलकुलेशन हम करेंगे तो लगभग 10 जूल आएगा, तो 10 जूल इसका आंसर रहेगा, राइट आंसर 10 जूल होगा। अब आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलन के बीच में न्यूनतम दूरी को अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या कहा जाता है, तो इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ये दो क्रमागत संपीड़न, जैसे ये इससे उड़ रहा इन दोनों के बीच का, या फिर नीचे की साइड में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, फिर ऊपर हो जाएगा तो तीसरे के बीच में से, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यदि किसी धातु के विद्युत चालक तार की भौतिक मोटाई को बदलने बिना उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगी, असमान मतलब समान बनी रहेगी, क्योंकि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोधकता जो है वो केवल पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। आकार की लंबाई बदलने पर प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलती, जो कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो हम इनको रिवीजन भी जरूरी है, तो हम थोड़ा क्लिक करके इन क्वेश्चंस को नजरों से निकाल लेते हैं। तो जैसे इसमें एक फैक्ट दे रखा है, चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। मतलब जिसकी प्रतिरोधकता क्षमता जितनी कम होगी वो विद्युत का उतना ही अच्छा सुचालक होगा, तो चांदी इसमें सबसे बेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है
जो शक्ति निकाल सकती शक्ति पूछ रहा है, शक्ति कितनी है, वर्क दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन सा, आप इसको कर सकते हो। एक जूल कार्य 1 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी शक्ति किसके तुल्य बराबर होगी, क्योंकि पावर बड़ा शक्ति क्या होती है, कार्य कितना किया और कितने समय में किया, तो उसके बराबर होता है। तो इसका आंसर आएगा 1 वाट आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक स्वतंत्र रूप से धागे से लटका हुआ छड़ चुंबक की बात करें तो हमेशा किसी भौगोलिक दिशा में आकर ठहरता है। मतलब आपने एक छड़ को लटका दिया, एक इसके उसके ऊपर कोई चुंबक या पत्थर लटका दिया, पहले इसको एक बार धक्का देके छोड़ दोगे तो ये आगे जाएगा, फिर से लौट जाएगा, आगे जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ये वापस उसी स्थान पे आके रुक जाएगा। ये कैसे होता है, तो ये दोलन की वजह से होता है। और एक स्वतंत्र रूप से धागे से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा इसके भौगोलिक, और इसमें चुंबक लगा दी जाए छड़ चुंबक जिसमें नॉर्थ साउथ होगी, तो जब रुकेगा तो हमेशा उस पर उत्तर एवं दक्षिण दिशा होगी, मतलब इस साइड में नॉर्थ लिखा होगा और इसके जस्ट साउथ दिशा, इस तरीके से ही आकर ये रुकेगा दोलन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जब प्रकाश की किरणें वायु में गमन करती हैं और एक लेंस पर पड़ती हैं तो वह उन सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। तो यह कौन सा लेंस है, ये उत्तल हो गया। अलग अलग जगह पे पड़ेंगे, उत्तल लेंस ऐसा होगा। कहीं पे भी पड़े फोकस, कहीं पे भी पड़े एक जगह पे फोकस करके और एक जगह पे गिरा देगा, तो इसको हम उत्तल लेंस बोलेंगे। जैसे हमने ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखा होगा कभी, वो लेंस टाइप का कुछ आता था, उसमें उत्तल लेंस लगा होता, तो ये फोकल लेंस। अभी सारी लेंस भी कहा जाता था उत्तल लेंस को, क्योंकि ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर एकत्रित करेगा। और अवतल लेंस जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो, क्योंकि वह किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो गाड़ी जो चला रहा होता है, वो जो ड्राइवर जो होता है, वो जो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, कुछ भी पीछे देखने के लिए किस लेंस का या किस दर्पण का उपयोग करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने कल ही पढ़ा था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो बैरोमीटर, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था, बैरोमीटर होगा। जबकि हाइड्रोमीटर किसके लिए, द्रवों में कितना अपेक्षित घनत्व है, वो उसके लिए हाइड्रोमीटर। एमीटर होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, और एम्पियर हमने ऐसा ही मात्रक पे देखा था विद्युत धारा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस रूप से पाई जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी गैस शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के रूप में जानी जाती है, जो सीधे गैस से बादल बन, जो सीधे गैस में बदल जाती है, सॉरी सीधे गैस में बदल, बर्फ से सीधे पानी में नहीं बदलेगी, वो सीधे गैस में बदलेगी, वो क्या होगी, CO2। इसको ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है, मतलब सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। और जो सीधा मतलब सीधा जो है बर्फ से सीधा गैस में बदल जाना, ये क्या कहलाएगा, उद्रोपातन कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। परमाणु के रूप में कृत्रिम धुआंधार उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो CO2 का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कार्बन की बहुमुखी प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिशत सत्य है। तो कार्बन का परमाणु आकार छोटा होता है और संयोजन 4 होता है, संयोजन 4 होती है। कार्बन का परमाणु आकार छोटा होता है और संयोजन इसकी 4, संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये इसकी बहुमुखी प्रकृति को दर्शाता है। कार्बन की बात करें तो परमाणु आकार में अत्यंत छोटा होता है, इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजन 4, और छोटे आकार के कारण इसमें नाभिक एवं साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों के बीच मजबूत आकर्षण बल काम करता है, जिससे इसका आबंध बहुत स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का सबसे सटीक उदाहरण है। लोहे की कील में जंग लगना सही उत्तर को दर्शाता है। और रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, जैसे लोहे के जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो लोहे के जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसमें लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, नमी के साथ क्रिया करेगा, और एक रासायनिक पदार्थ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसका सूत्र भी पूछ सकता है। इसको भी आप एक बार नजरों से, थोड़ी गहरी नजरों से देखना। फेरिक ऑक्साइड हो जाए Fe2O3.XH2O बनाता है, इसे वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। एक बार जंग लग गई तो उसको लोहा नहीं बनाया, दोबारा लोहा नहीं बना सकते। भौतिक परिवर्तन में यह होगा जो पदार्थ में कोई नया रूप में परिवर्तन करे। इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे ताप के चलते, वर्षा के चलते, दाब के चलते अगर परिवर्तन हो जाए किसी वस्तु के वर्तमान रूप में, तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह मिश्रण जिसमें पूरे संगठन के में पदार्थों का वितरण पूरी तरह समान होता है और संगठनों को अलग नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाता है, वो हो जाएगा सजातीय सममांगी मिश्रण। मतलब उसमें सभी प्रकार के जो मिश्रण होंगे उनकी वेटेज एक समान होगा, उनका रेशियो एक समान होगा, तो उसको समांगी सजातीय मिश्रण बोलेंगे। जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, पूरे पानी में घुल जाते हैं, ऐसे नहीं कि एक साइड से पानी खारा हो गया तो दूसरी साइड से बचा हुआ है।
तो ये जैसे हवा मिश्रण धातु ये होगा। चीनी में भी सेम ऐसे जब अलग अलग घटक दिखाई देते हैं, तो जैसे पानी और तेल के मिश्रण, रेत और नमक का मिश्रण, तो इसके लिए विषमांगी होता है। जैसे अलग ही दिख जाएगा, आपने तेल देखा होगा पानी में घुला हुआ ऊपर तैरता रहता है, पूरे में नहीं घुलता, तो विषमांगी हो गया, क्योंकि उसके गुण है ना जो पानी के साथ पूरी तरीके से मिल नहीं रहे। सभी जलीय विलयन की बात करें, ट्रू सॉल्यूशंस अनिवार्य रूप से समांगी मिश्रण के रूप में, जल में अगर कुछ अच्छे से घुल रहा होता है ना, तो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। चाहे चीनी जैसे नमक का हमने एग्जाम्पल लिया है। आयतन के आधार पर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? याद रखना, सबसे ज्यादा किसी गैस की हिस्सेदारी है तो 78% है। आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जो ऑक्सीजन है वो मात्र 21% है, और इस 21% के दम पर हम भी जिंदा है, सभी प्रकार के दुनिया भर में जीव जानवर जिंदा है, पेड़ पौधे भी जिंदा है, और बहुत से समुद्र में जो सूक्ष्म जीव वगैरह पाए जाते हैं उसी 21% के दम पर। 21% ये है ऑक्सीजन पर गैस का प्रतिशत है जीव में श्वसन के लिए आवश्यक। आर्गन 0.93% है, और जो कि तीसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन में। फिर CO2 आता है 0.004%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान मात्रा लगभग 0.04 है, जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम इसको सेकंड पार्ट्स में पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पार्ट सेकंड जल्दी से जल्दी आए। तो आप वीडियो देखते ही कमेंट करते हैं तो पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप पेपर अच्छा करके आए। आपकी अपनी मेहनत पर हमने जो मेहनत की है वो आपकी जरूर काम आए। तो पेपर के लिए तो गुड लक बेस्ट लक। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं, रिव्यू जरूर दें अपना। धन्यवाद।